वेल आई एम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। यार तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम पर पर्टिकुलरली हम इंग्लिश को लेकर चल रहे थे और इंग्लिश में आपके कावेरी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। मैंने तुम्हें कहा था कि यार पर्टिकुलरली मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस चैप्टर पर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे। कहानी को समझना अकेडमिक्स में एक इंपॉर्टेंट एक अलग रोल प्ले करता है। क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होंगे, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, वो एक अलग रोल प्ले करता है। तो आज मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स बताऊंगा इस चैप्टर के पर्टिकुलरली क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं और आपको क्वेश्चंस को प्रेजेंट कैसे करना है। यार इस वीडियो को देखने से पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने जो कावेरी है उसका चैप्टर नंबर 1 हाउ आई टॉट टू माई ग्रैंड मदर उसको प्रॉपर तरीके से गो थ्रू किया हो, चैप्टर को प्रॉपर तरीके से समझाओ। अगर समझा है फिर इस वीडियो की तरफ आना, फिर देखना, वरना ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा। चलो तो करते हैं स्टार्ट। देखो जब भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाता हूँ तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि चैप्टर को पढ़ने और समझने के बाद आपको आंसर प्रेजेंटेशन के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होती है। तो उस लैंग्वेज के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको चैप्टर स्केच प्रॉपर तरीके से पता हो। तो जब भी तुम किसी चैप्टर को समझो और पढ़ो, उसके बाद पर्टिकुलरली किसी भी मटेरियल को फॉलो करो और वहां पर चैप्टर स्केच को गो थ्रू करो। ये मेरे खुद के अपने नोट्स, खुद के अपने एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट हो जाता है जो मैं खुद से प्रिपेयर करता हूँ। तो वहां पर जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं उनको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाते हैं। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है एप्लीकेशन के थ्रू, वहां पर उनको पीडीएफ या प्रिंटेड के रूप में मैं पोस्ट कर देता हूँ। अगर आप मेरे साथ यूट्यूब पर कनेक्टेड हैं तो उस केस में पर्टिकुलरली आप ध्यान से देखिएगा कि ये या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इनको एक जगह पर लिख लीजिएगा ताकि आपको बेसिकली एक लैंग्वेज मिल सके। चैप्टर स्केच क्या है? यार चैप्टर की एक शॉर्ट समरी होता है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स में मिले तो वहां पर लेंथ को एड ऑन करना होता है। तो लेंथ को एड ऑन करने के लिए मैं इन बेसिक पॉइंट्स का यूज करता हूँ और ये एक शॉर्ट रिकॉल और एक शॉर्ट निमोनिक्स भी हो जाते हैं कि मैं फटाफट से 2 मिनट में चैप्टर को प्रॉपर तरीके से रिकैप कर सकूं। तो समझ गए कि जब भी आपने किसी चैप्टर को पढ़ा और समझा, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एकेडमिक्स में अच्छा एक मार्क्स को स्कोर करें, तो वहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चैप्टर स्केच है या जो चैप्टर की बेसिक हाइलाइट्स है उसको एक बार आप गो थ्रू करें ताकि आपको एक इजी और कंसाइज लैंग्वेज मिल जाए। एक चीज और बताता हूँ कि जब आप बुक से किसी टॉपिक को गो थ्रू करते हैं तो वहां पर जो लैंग्वेज होती है वो कंपैरेटिवली कंप्लीटली डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू वो लैंग्वेज जो कि किसी नोट्स या बुक में मेंशन होगी। यार बुक मतलब साइड बुक की बातचीत कर रहा हूँ। जब आप एनसीईआरटी रीड करते हैं ना, एग्जांपल के तौर पर कावेरी, तो वहां पर वो जो लैंग्वेज होती है वो चैप्टर के फॉर्मेट में होती है, आंसर के फॉर्मेट में नहीं होती। तो कभी भी अगर आप चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करें या एनसीईआरटी से गो थ्रू करें तो आपको कभी भी आंसर प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं मिलेगा। समझ गए ना? बस आपको कहानी समझ में आएगी। आंसर प्रेजेंटेशन के लिए कोई आपको डिफरेंट मटेरियल को फॉलो करना रहेगा। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं पढ़ दूं तो चैप्टर स्केच में आपको यही बताया कि वो ग्रैंड मदर को कैसे लिखना सिखाती है और ये हार्ट वार्मिंग मतलब काफी एक अच्छी इमोशनल स्टोरी है जिसको सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। ये स्टोरी डिस्क्राइब करती है एक बॉन्ड किसके बीच में, ऑथर और उसकी जो दादी माँ थी उनके बीच में। जब ऑथर बहुत यंग थी, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी नॉर्थ कर्नाटका में। हर वीक एक सीरियल काशी यात्री की नॉवल आया करती थी जिसको कि दादी पढ़ना पसंद किया करती थी। लेकिन क्योंकि दादी तो अनपढ़ थी, वो तो नहीं पढ़ सकती थी, तो सुधा मूर्ति उनको पढ़कर सुनाया करती थी। और एक बार सुधा मूर्ति वेडिंग के लिए चली जाती है, कुछ हफ्ते रुक जाती है। एक एपिसोड आता है जिसको कि दादी पढ़ नहीं पाती क्योंकि दादी अनपढ़ थी। फिर दादी को रियलाइज होता है कि यार वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और एट द एज ऑफ 62 दादी डिसाइड करती हैं कि पर्टिकुलरली वो खुद से पढ़ने की सोचेंगी और ऑदर उनकी टीचर बनेगी और ऑदर हैं जो उनको पढ़ना और लिखना सिखाएंगी। फिर हम समझते हैं कि एट द एंड ऑफ द दशहरा वो एक डेडलाइन सेट करती है कि वो फाइनली पढ़ना सीख जाएंगी। जैसे दशहरे पर मूर्ति पूजन होता है सरस्वती जी का, अचानक से दादी उसको गिफ्ट करती है, किसको? अपनी सुधा मूर्ति को फ्रॉक का कपड़ा। और सुधा मूर्ति के पैर छूती हैं। सुधा मूर्ति बहुत चौंक जाती है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम देखते हैं कि जो सुधा मूर्ति है वो भी उनको एक बुक गिफ्ट करती है जिसका टाइटल दादी पढ़ लेती है, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। जिससे पता चलता है कि दादी अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं और एक एजुकेटेड लिटरेट वुमेन बन चुकी हैं। तो ये थी स्टोरी। अब तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम जब मैंने बताई थी तो उसको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में दिया, समरी में शॉर्ट और एक सिंपल लैंग्वेज में कंसाइज किया। क्लियर? चलो फिर आगे चलते हैं। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद अगली चीज जो आप फॉलो करेंगे वो करेक्टर स्केच होगा। आपको उस करेक्टर के बारे में पता हो। जैसे यहाँ पर ग्रैंड मदर के बारे में बताया जा रहा है कि अगर मैं बातचीत करता हूँ तो ग्रैंड मदर का नेचर कैसा था। यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स पता चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आंसर प्रेजेंटेशन में मैं पूछता हूँ कि दादी की कुछ क्वालिटीज बताइए, तो आप कहेंगे डिटरमाइंड है, जो ठान लिया वो करके रहेंगी। स्ट्रॉन्ग विल पावर है, जैसा सोचा है वैसा करती हैं। लविंग है, केयरिंग है। तो ये कुछ क्वालिटीज है जो आपको पता चलेगी। हालांकि अनएजुकेटेड थी लेकिन एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझती थी।
आंसर प्रेजेंटेशन में तुम्हें मदद मिलेगा। और आंसर जब भी आप प्रेजेंट करते हैं ना इंग्लिश में, कभी भी पैराग्राफ में नहीं उसको, सॉरी कभी भी पॉइंट्स में नहीं, उसको पैराग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। सोशल साइंस की बात अलग है, वहां आंसर प्रेजेंटेशन पॉइंट्स में रहता है। इंग्लिश की बात अलग है, इंग्लिश में जब भी आप आंसर को प्रेजेंट करते हो तो पॉइंट्स में मत कीजिएगा, पैराग्राफ में कीजिएगा। तो एट द एज ऑफ 62 वो काफी मेहनत करती हैं, पढ़ना लिखना सीखती हैं, काफी रिस्पेक्टफुल, काफी हार्ड वर्किंग थी, और अपनी ग्रैंड डॉटर से काफी डीपली अटैच थी। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो प्रूव करती है कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप डिटरमाइंड है, तो पढ़ने लिखने की कोई भी इमेज या लिमिट नहीं है। वेल, सुधा मूर्ति की बातचीत करता हूँ तो दादी को लेकर काफी लविंग, केयरिंग, इंटेलिजेंट लड़की थी, जिन्होंने दादी को पढ़ना सिखाया। बहुत ज्यादा डीपली रिस्पेक्ट करती थी दादी माँ की, पेशेंटली, बहुत तरीके से आराम से दादी को पढ़ना लिखना सिखाती हैं, काफी हेल्पफुल, रिस्पॉन्सिबल और एनकरेज, अपनी दादी को काफी प्रोत्साहित भी करती हैं। और जो उनका अफेक्शन, प्रेम और डेडिकेशन, समर्पण था दादी को लेकर, वो दादी को इंडिपेंडेंट बनाता है। और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर ये जाकर एक सक्सेसफुल टीचर भी बनती हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? दादी। तो अब तुम्हें कुछ की पॉइंट्स पता चल रहे हैं, जैसे वैल्यू पॉइंट्स, लविंग, केयरिंग, इंटेलिजेंट। इंग्लिश में जब आप आंसर को राइट करते हैं ना, तो आंसर में क्वालिटी कंटेंट को ऐड करने के लिए ये आपको कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए। और कभी भी ये बुक पढ़ के नहीं पता चलेंगे, आपको एक मटेरियल और एक नोट्स को गो थ्रू करना होगा। यार देखो, अकेडमिक्स में ना मेरे नोट्स अपने आप में मोर देन सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि जब मैं चीज को फ्रेम या फॉर्म करता हूँ तो उससे पहले इन डेप्थ बैठकर एक रिसर्च की जाती है, क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं उनको देखा जाता है, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उन सब चीजों को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सब कुछ इंक्लूडेड है। यार मैं बातचीत कर रहा हूँ पर्टिकुलरली किस चीज की, अभी आपके 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं उसकी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो रहेगी। पहले तुम जरा 2-3 चैप्टर कर लो, मैं तुम्हें एक ये चैप्टर करा दूं, फिर इसके बाद एक पोएम भारत आर लैंड करा दूं, फिर मैं इसके बाद तुम्हें पर्टिकुलरली एक चैप्टर पॉट मेकर और एक पोएम और करा दूं। फिर एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर को प्रेजेंट करने का क्या एक तरीका रहता है और आप आंसर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स है वो लेट क्यों आया करते थे विलेज में। आपको याद होगा, आंसर प्रेजेंटेशन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेस्ट नहीं था, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेकार होने के कारण जितने भी न्यूज़पेपर या मैगजीन्स थे वो एक दिन लेट हो जाया करते थे, मैगजीन्स एक दिन लेट और मॉर्निंग न्यूज़पेपर आफ्टरनून में। अब क्वेश्चन तुमने पढ़ा, आंसर को पढ़कर तुम्हें एक लैंग्वेज मिलेगी कि अच्छा क्वेश्चन ये है, अब इसको मुझे प्रेजेंट कैसे करके आना है, क्या क्या कीवर्ड्स है जिनको कि मैं यूज कर सकता हूँ। लेंथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी भी रबिश, उल्टी सीधी चीजें मत भरो। जब भी आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं, क्वालिटी कंटेंट को लिखें, कीवर्ड्स को मेंशन करें, टेंसेस का ध्यान रखें, ग्रामेटिकल एरर ना करें। टेंसेस को सिस्टमेटिकली लिखना है, ग्रामेटिकल एरर करना नहीं है। और आंसर को प्रेजेंट करते वक्त आंसर की प्रेजेंटेशन पर फोकस करना है कि कटिंग वगैरह को मैं अवॉइड करूं, और स्पेलिंग एरर मत कीजिएगा। चलिए, फिर एक त्रिवेणी पॉपुलर राइटर क्यों थी, आपको याद होगा, बेसिक चीजों को लिखती थी। काशी यात्रा की नॉवल के बारे में बताइए, एक बूढ़ी महिला जिसका सपना था काशी जाना लेकिन पूरा नहीं होता, याद है ना, कुछ पैसा किसको डोनेट कर देती है, एक गरीब औरत को। फिर अगला क्वेश्चन है, जो ग्रैंड मदर थी वो उस स्टोरी को इतना पसंद क्यों किया करती थी, क्योंकि ग्रैंड मदर रिलेट कर लिया करती थी किसके साथ, उस स्टोरी के साथ। अगर तुमने वो वीडियो देख ली ना, उसके बाद तुम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देख रहे हो तो तुम रिलेट कर पा रहे हो। इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव आपको चैप्टर समझाना नहीं है, इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव आपको ये बताना है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे और आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। फिर ऑदर कैसे मदद करती है ग्रैंड मदर की। फिर लेसन एजुकेशन को लेकर जो सीखा जाता है, ऑदर और ग्रैंड मदर के बीच में क्या रिलेशनशिप था, जो दादी माँ थी वो क्यों उत्सुकता, या जो गांव के लोग थे वो बस का वेट उत्सुकता के साथ क्यों किया करते थे, क्योंकि एट द एंड उन्हें पता था कि क्या आने वाली है, नॉवल। समझ रहे हो? तो तुम बस ये देख रहे हो कि तुमने चैप्टर पढ़ी हुई है, तुम देख रहे हो कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है और आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। यार यहाँ पर एट द एंड स्टोरी के बाद तुम्हारा काम रहेगा, मेरा समझाने का काम मैं पूरा कर चुका हूँ। तो जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो चैप्टर स्केच, कैरेक्टर स्केच जरूर कीजिएगा ताकि एक लैंग्वेज और कीवर्ड्स मिले, वो आपको मदद करेंगे 6 मार्क्स के आंसर को प्रेजेंट करने के लिए। और जब आप पर्टिकुलरली 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए अगर आपने नोट्स में इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा। चलो, तो मैं जरा साइड हो रहा हूँ यार, और तुम स्क्रीनशॉट लो, तुम स्क्रीनशॉट लो। लो, तो यहाँ से लेना स्टार्ट करो क्वेश्चन आंसर का एक, मुझे लगता है स्क्रीनशॉट लिया होगा, फिर एक दूसरा तुमने स्क्रीनशॉट लिया होगा, फिर तीसरे में यही है कि जो ग्रैंड मदर है, जब वो जब आपकी सुधा मूर्ति लौटती है तो ग्रैंड मदर का रिएक्शन कैसा था, आंखों में आंसू, काफी चिंतित और व्याकुल थी, उस तरीके से। अब हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ, इसको तुम्हें इंग्लिश में कैसे प्रेजेंट करके आना है। 2-3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जिन्हें ऑटोमेटिक लैंग्वेज समझ में आ जाती है, खुद से आंसर्स फ्रेम कर देते हैं।
एक वो जो बेसिकली वीक है, जिन्हें टेंसेस और ग्रामेटिकल समझ नहीं है, वेल बताऊंगा, तो मैं सब बताऊंगा, ठीक, कि आंसर को प्रॉपर राइट कैसे करते हैं, लिख कर भी दिखाऊंगा। मैंने बताया ना कि 2 से 3 चैप्टर की वीडियो आएंगी, उसके बाद उस पर बातचीत करेंगे। तो ग्रैंड मदर क्यों रोती है जब ऑदर लौट रही थी, या ऑदर ने कैसा फील किया जब वो ग्रैंड मदर को रोते हुए देखती है, तो तुम्हें याद होगा वो चौंक जाती है कि दादी माँ एक ऐसी औरत जो हर चीज को हंसकर सामना किया करती थी, अचानक से आज वो रोने क्यों लगी। आओ एक बार पढ़ भी देता हूँ कि जो ऑदर थी वो सरप्राइज क्यों फील करती हैं जब वो अपनी दादी माँ को रोते हुए देखती हैं। तो ऑदर चौक इसलिए जाती हैं, उन्होंने कभी भी अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए नहीं देखा। जो डिफिकल्ट सिचुएशंस थी वहां पर भी जो दादी माँ थी बहुत स्ट्रांग और काम शांत तरीके से बिहेव करती थी। पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखकर जो ऑदर थी वरिड, चिंतित थी और क्यूरियस थी, उत्सुक थी कि ऐसा क्या हुआ कि दादी की आंखों में आंसू आ गए। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि टेरेस पर क्या एटमॉस्फेयर था। एट द एंड तुम्हें याद होगा कि दादी एक अफेक्शनेट तरीके से आकर बैठती हैं, जो आपकी पर्टिकुलरली सुधा मूर्ति उनके हैंड को होल्ड करती हैं और उनको इमोशनल अपनी स्टोरी कन्वे करती हैं कि वो क्यों पढ़ लिख नहीं पाई। बहुत कम उम्र में माता जी की डेथ हो जाती है, जिम्मेदारी आ जाती हैं, फिर उनकी शादी कर दी जाती है, तो वो चीज है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दादी माँ स्कूल क्यों नहीं गई। तो भाई देख पा रहे हो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्या रिग्रेट था दादी माँ को अपनी लाइफ में पढ़ना लिखने पाने का। फिर कैसे एजुकेशन उन्होंने इंश्योर किया कि अपने बेटे और बेटी को मैं शिक्षा जरूर दूं। फिर पर्टिकुलरली गर्ल की एजुकेशन पहले क्या थी, गर्ल्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, समझ लो। तो लो एक बार क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें इन्हें एक बार बस रीड करना है, रटने मत बैठ जाना, क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होंगे, तुम्हें बस एक लैंग्वेज मिल जाएगी। अच्छा क्या कैसे मैंने प्रेजेंट किया है, किन टेंसेस का मैंने यूज किया है, टेंसेस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो एक आइडिया तुम्हें मिलेगा। ठीक, चलो। तो अब मुझे लगता है कि यार ये है, एक बार क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार गो थ्रू कर लेना, है ना। लगभग 24 के आसपास क्वेश्चंस होंगे बस। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें क्लियर है। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्वेश्चन बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द फ्रेज पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स ना एट द एंड ऑफ द स्टोरी में रिप्रेजेंट किया गया था। ये बताता है कि जो दादी है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना लिखना सीख गई, और फाइनली जो उनका एक टारगेट था, एक डेडलाइन थी कि उन्हें शब्दों को पढ़ना और बोलना सीखना है। एट द एंड ऑफ द डेडलाइन, दशहरे के दिन, सरस्वती पूजन के दिन, उन्होंने खुद से जब टाइटल पढ़ा तो पता चलता है कि वो बहुत एक अच्छी स्टूडेंट रही, और अल्टीमेटली उन्होंने जो रीडिंग और राइटिंग की कला थी उसको अचीव किया। तो ये चीज है, समझ के चलो। तो मुझे लगता है कि बेसिकली मैंने तुम्हें क्लियर किया। अब जो तुम्हारे माइंड में डाउट है कि टेंसेस, ग्रामेटिकल एरर, 6 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या रहता है, वेल उसकी बातचीत करेंगे आने वाली 2-3 वीडियोस के बाद। चैनल में इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो करते रहो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो भी वीडियोस ड्रॉप हो रही है उनको कंप्लीटली फॉलो करो। और वेल ये वीडियोस काफी होंगी, ये मदद करेंगी तुम्हारी इंग्लिश में कि तुम अपने 9th और 10th में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सको। वेल, थैंक यू।